एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सॉके क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, है ना। और लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, लेकिन मेथड अलग था। मेथड क्या था? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन था। हमने इंटीग्रली फाइंड किया था, बट बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन फाइंड किया था। कैसे? जैसे हमने डिफरेंशिएशन, मतलब आप देख लेना वो वीडियो, आपको समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। वैसे कभी क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आएगा भी तो 1 या 2 नंबर में आ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक भी हमने क्या इंटीग्रली फाइंड करने हैं, ठीक है। बट अब हमें किससे फाइंड करने हैं? इंटीग्रेशन के जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था तब आपको बताए थे, उन्हीं से करने हैं, ठीक है। आप देख लेना, लिंक में शेयर कर दूंगी लास्ट वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, हमें इंटीग्रल फाइंड करना है 4e⁻³ + 1 dx, ठीक है। जब भी हमारे पास इस टाइप का फंक्शन हो, हम उसको अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमने सीखा हुआ था, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में भी हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ था। जब भी हमारे पास इस टाइप से फंक्शंस होते हैं, प्लस में हो या माइनस में है, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उन फंक्शन को हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और सेपरेटली उनको फिर हम डिफ्रेंशिएट कर लेते थे। बट अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में भी सेम रूल अप्लाई होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बताई थी तो आपको समझाया था मैंने, ठीक है। तो वही करेंगे। सबसे पहले तो जो फंक्शन गिवन है वो लिख लिया। क्या है? 4e⁻³ + 1 dx, ओके। अब हम इसको क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। हमें पता है कि 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा, फिर आ जाएगा e⁻³ dx प्लस, अब ये 1 है तो 1 एंड dx। अब ये फंक्शन ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये फंक्शन ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। कर लिया। अब आया e⁻³ को इंटीग्रेट कैसे करें, ठीक है। इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, अभी कर दूंगी मैं, 2 मिनट में हो जाएगा। बट मेरा क्या है कि कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज़ होंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन बहुत तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत तरीके से सॉल्व होगा, तो हम सभी मेथड्स को सॉल्व मैं आपको बताती हुई चलूँगी कि ऐसे होता है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको जो मेथड सही लग रहा है आप उसको चूज़ कीजिए और सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। लेकिन हाँ, मेरा काम है कि मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बता देते हैं। तो सिंपली अब जैसे बिल्कुल बेसिक मेथड स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंटीग्रल अभी अभी स्टार्ट किया है ना। तो सबसे पहले तो इंस्पेक्शन पढ़ा था हमने। इंस्पेक्शन में क्या, अगर सपोज दैट इंटीग्रेशन का ये साइन नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक में गिवन थे ना, वैसे ही अगर e⁻³ लिखा हुआ है, ठीक है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बता रही हूँ अभी। e⁻³ लिखा है, ये कब आया होगा? जब हमने क्या किया होगा? e⁻³ को डिफ्रेंशिएट किया होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? e⁻³ आएगा, यस और नो। डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जब 3x को डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब चेन रूल अप्लाई होगा, तो क्या आएगा? 3 आएगा। हमने लिख लिया। फिर हम क्या करते थे, हमने तो ये वाला e⁻³ का चाहिए ना, e⁻³ इसका चाहिए इंटीग्रल, ठीक है। तो इसको यहीं रखेंगे, बाकी का 3 इस साइड भेज देंगे। जो 3 इस साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, और ये e⁻³ लिखा ही हुआ है, लिख लिया, और d/dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रल आ गया। ये इंटीग्रल आएगा, ये किससे करवाया? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करवाया। हमने यूज़ नहीं करना इंस्पेक्शन मेथड, बट क्या है कि अभी तक क्वेश्चन हमारा जिस मेथड से सॉल्व हो सकता है, ये अभी मतलब जितने रूल हमने पढ़े हैं वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। उन्हीं रूल्स के अंदर बता रही हूँ, बाहर नहीं जाऊँगी। फिर ये क्वेश्चन ऐसा है कि अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक मेथड आएगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उससे भी हो जाएगा ये सॉल्व, ठीक है। बट मैं अभी आपको सिर्फ ये करवाऊंगी जो इस एक्सरसाइज में हुआ है यूज़, इस एक्सरसाइज तक। अब फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड क्या है? सेकंड हमें पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमारे कैसे हैं, रिवर्स प्रोसेसेस हैं। तो e⁻³ dx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? e⁻x का इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो क्या आता है? e⁻x ही आता है, यस, ठीक है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आता है। तो ये तो इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन भी जब हम करते हैं d/dx, अगर हम e⁻x को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था? e⁻x ही आता था, ठीक है। तो वही है। अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं e⁻3x dx को, तो क्या आएगा? सिंपल यही आएगा, e⁻3x ही आएगा प्लस c। बट
ये हमारी सिंपल एक्स तो नहीं है, यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई में है एक्स के साथ, तो जो भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होती है एक्स के साथ वो डिवाइड में आ जाती है। ये इंटीग्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि अभी बता देती हूँ क्यों आया। डिफ्रेंशिएशन में हमारे पास e⁻³ होता था, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, e⁻³ ही आएगा, फिर x को फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे 3x को तो क्या आता है, 3 आता है, वो 3 लिख लिया। मतलब जब डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तब तो 3 मल्टीप्लाई में आ रहा था। सिंपल सा रूल है, मतलब जर्नल एक आइडिया, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई में आता है टर्म, ठीक है, जो भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो, बट इंटीग्रेशन में क्या आता है, वो डिवाइड में आता है। तो सेकेंड मैथड ये हो गया समझने का, वो कर लिया, ठीक है। थर्ड एक बार और देख लेते हैं। थर्ड में कुछ नहीं है, वो यही सब रिपीट करते हुए आ रहे हैं, कुछ भी अलग से नहीं है, बट क्या है जितना हम सीख लेंगे वो ज़्यादा ही अच्छा है। क्वेश्चंस तो फिर अभी 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत 2 मिनट में हो जाने हैं सॉल्व, ठीक है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को ही जैसे इंटीग्रल के फॉर्म में जैसे हम सॉल्व करें तो कैसे होगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में तो मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया ही नहीं था, आपने वीडियो देखी हो 1 से लेकर 5 तक, मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया ही नहीं था, विदाउट इंटीग्रेशन के साइन लगाए सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ कांस्टेंट नहीं आया था, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आया था, ठीक है। बट अब इसको मैं करूँगी तो देखना आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। देखो e⁻³ को हमने जब डिफ्रेंशिएट किया होगा तभी तो e⁻³ आया होगा, लिख लिया। फिर हमने जब 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, वो भी आ गया, लिख लिया, ठीक है। अब e⁻³ इसको तो हम यही रखेंगे, dx को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे और 3 को इधर ले आएंगे, तो 3 तो हमारा इधर आ गया और dx इधर चला गया, 3x dx ये हो गया, ठीक है। अब बोथ साइड हम इंटीग्रल कर देंगे, जैसे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे दोनों साइड, तो d से ये इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल्ड आउट हो गया, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो सिंपली इंटीग्रेशन का साइन ये लिखा हुआ है, तो e⁻³ dx ये है। यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e⁻³ + c। c अब क्यों आया, c अब इसलिए आया क्योंकि हमने इंटीग्रेशन यूज़ कर दिया यहाँ पर अब, ठीक है। और मैंने आपको बताया ही है जब भी इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट आता ही है। क्यों आता है, कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ गए। तो ये भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ही था, लेकिन जब हमने इंटीग्रेट किया दोनों टर्म्स को, ये भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन था जब हमने इंटीग्रेशन का साइन यूज़ नहीं किया था, अपने डिफ्रेंशिएशन वाले रूल से सॉल्व किया, है ना। और एक मेथड ये है कि जब भी हमारे पास कोई टर्म एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो डिफ्रेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है। क्यों? क्योंकि रिवर्स प्रोसेसेस हैं। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ गई होगी। अब तो इंटीग्रेशन बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली क्या सॉल्व करेंगे आराम से, ठीक है। तो 4 तो कांस्टेंट है, 4 लिख लिया। अब e⁻³ का भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो जैसे आपने इंटीग्रेशन देखा, आपने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपने सिंपली देखना है कि e⁻³ लिखा हुआ है, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 3 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल। और आर्बिट्री कांस्टेंट c1 आएगा। क्यों? क्योंकि हम दो डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं, अभी दो डिफरेंट फंक्शंस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट भी अभी समझ आ जाएगा आपको। फिर ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स x⁻0 रही होगी, ठीक है, x⁻0 रही होगी, क्योंकि फंक्शन हमारा x का है तो हमने इसे x ही माना है। और किसी भी टर्म की अगर पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो या तो मैं x⁻0 लिखूँ या 1 लिखूँ, बात तो बराबर ही है, ठीक है। अगर बात बराबर है तो x⁻0 को अगर मैं इंटीग्रेट करूँगी तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन का होता है x⁻n का क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c, यही होता है। तो वही आ जाएगा x⁻0+1 और अपॉन 0+1 प्लस c, ये आ गया। दैट मीन्स x की पावर 1 ही होगी, x ही आएगा, अपॉन में 1 होगा तो x ही लिखा रहेगा, सिंपल, ठीक है। और बाकी का तो मैंने फॉर्मूला बताया है कि जब भी हम 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, x ही आता है, जो वेरिएबल होगा उसके करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट क्या आ गया, c2 आ गया, ठीक है। अब आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास इंटीग्रल हमने किया, 2 फंक्शंस का किया, एक आर्बिट्री कांस्टेंट हमें यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, फिर बाकी के सेकंड क्वेश्चंस बहुत आराम से कर लेंगे हम सॉल्व, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इंटीग्रल का बाय इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। इससे पहले तो हमने इंस्पेक्शन किया था तो वो अलग तरीके से करे थे हमने क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बाकी फिर क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाने हैं। तो हमारे एक बार
इस फंक्शन के साथ C1 आया, एक बार इस फंक्शन के साथ C2 आया, ठीक है। बट आर्बिट्री कांस्टेंट तो कितने भी आ जाएं, लेकिन रहेगा तो वो कांस्टेंट ही। सपोज दैट यहाँ पे 5 आया, यहाँ पर 6 आया, बट अगर हम 5 और 6 को ऐड कर देंगे तो 11 रहेगा, बट रहेगा तो वो कांस्टेंट ही। मतलब मैं सिंपल जर्नल समझा रही हूँ कि अगर यहाँ पे 5 हो, सपोज दैट यहाँ पे 6 हो, 5 और 6 को ऐड करोगे 11 आएगा, तो 11 भी क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, सिंपल, ठीक है। तो आपने ना कंफ्यूज नहीं होना, जब भी आप फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट करेंगे, अलग अलग कांस्टेंट आएंगे, तो आपने अलग अलग कांस्टेंट्स नहीं लिखने। आप कितने भी फंक्शंस आ जाएं, कितने भी फंक्शन को इंटीग्रेट करो, फिर सबट्रैक्ट करो या सबट्रैक्ट करो या ऐड करो, आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ एक ही आएगा, वो क्या आएगा, C, ठीक है। तो बस इसका आंसर अब लिख देते हैं 4e⁻3x/3 प्लस ये x है, ये लिख लिया, ये आर्बिट्री कांस्टेंट मिलके C। इसका मतलब ये है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस ऐड हो रहे हों या सबट्रैक्ट हो रहे हों, तो हमने ना अलग अलग आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लिखने सबके, एक फाइनल आर्बिट्री कांस्टेंट लिख देना है लास्ट में, C, सिंपल। बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लग गया, बाकी के अब करते हैं सॉल्व, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 7 में हमें यही फंक्शन गिवन था, लिख लिया। अब सबसे पहले तो फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो x² का मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, x² हो गया, यहाँ x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो x²/x²। अब तो आप लोग जल्दी से कर लेंगे, बट मैं स्टेप बाय स्टेप ही करवाती हूँ, ठीक है। अब फंक्शंस को सेपरेट कर लो, क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा dx, माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन ही है यहाँ पर, यहाँ तो 1 आ गया, 1 dx, ठीक है। अब सिंपल फॉर्मूला हमारे पास जर्नल ये है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये है। तो अगर हमारी पावर यहाँ पे 2 है तो ऑब्वियसली ये पावर क्या हो जाएगी, x³ हो जाएगा, क्यों, 2+1, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे ना, 2+1 x³/2+1, ठीक है। तो 2+1 3 हमारा डिवाइड में भी आ जाएगा। फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल x होता है, वो लिख लिया x, क्यों होता है वो मैंने अभी समझाया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर आर्बिट्री कांस्टेंट मैंने बोला है, यहाँ भी नहीं लगाना, यहाँ भी नहीं लगाना, एक साथ लगा देना है लास्ट में, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया, अब क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 8 में देखो, ax² + bx + c dx लिखा हुआ है। तो हमने तो पता ही है कि हम फंक्शंस को लिख लेते हैं आराम से सेपरेट करके, bx dx प्लस प्रॉपर्टी हमारे पास इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो 3 फंक्शंस आ गए हमारे पास, अब तीनों फंक्शंस को हम इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल। a तो हमारा कांस्टेंट है, तो a तो कांस्टेंट है, x² का फिर से वही फार्मूला, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे x² है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ठीक है, 3। फिर प्लस साइन आया, b लिख लिया, यहाँ पे पावर 1 है x की, तो क्या हो जाएगा, x²/2, फॉर्मूला वही है हमारा, कौन सा लिख देते हैं, x⁻n dx, ठीक है। क्या हो जाएगा, x⁻n+1/n+1 + c, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पावर 1 थी, 2/2 आ गया। फिर हमारा यहाँ पे c है, सिंपल c है, और c के साथ यहाँ 1 होगा, मतलब इसको हम ऐसे भी यहाँ बता देते हैं, c चलो बाहर ले आए, फिर 1 × dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन पता ही है क्या होता है, हमें पता है x होता है, लिख लिया, ठीक है। अब फाइनल c लिख लिया, बस यही आंसर है हमारे पास। क्या है, a/3 x³ + b/2 x² + cx + c, ठीक है, ये आंसर आ गया। देखा, हमने इजीली सॉल्व कर लिया, अब तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन नंबर 9 में हमारे पास फंक्शन ये था, ये है, ठीक है, हमने इसको लिख लिया। फिर से अब तो मैं पता ही चल गया कि 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x² dx लिख लिया प्लस e⁻x dx लिख लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो 2 लिखा हुआ है, x² है, इस फॉर्मूले से पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 3/3 प्लस e⁻x, तो यहाँ सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। तो e⁻x का तो सिंपल e⁻x ही होता है, वो लिख लिया, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, होल स्क्वायर हमारे पास ये फंक्शन है, √x - 1/√x होल स्क्वायर dx लिखा हुआ है। आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि हम क्या करें, होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं पहले, ठीक है।
कुछ टर्म्स आ जाएंगे, तो जैसे ही रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस आएगा, ठीक है। फिर -2 रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स, ये आया, ठीक है। ये आ गया टर्म हमारे पास dx, ठीक है। अब रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, इस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बचेगा फंक्शन हमारे पास, सिंपल यहाँ आएगा x आ गया इस प्लेस पे, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास -2, ठीक है। और सॉरी 1 नहीं आया, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ x है ना, रूट एक्स है, रूट से ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स आया, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 आ गया, लिख लिया, ठीक है। अब dx हो गया, अब फिर से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे वही सेपरेट कर लेंगे सबको, x लिख लिया dx -1 अपॉन एक्स dx -2 बाहर लिख लेते हैं 1 dx, ये किया, ठीक है, कर लिया। अब देखते हैं x का क्या हो जाएगा, सिंपल यही फॉर्मूला यूज़ होगा, x का तो हो जाएगा हमारे पास x² अपॉन 2 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। फॉर्मूले मैंने सब बताए हैं, सब फॉर्मूले अच्छे से देख लेना, ठीक है। फॉर्मूले माइंड में फिट होने चाहिए, फिर क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बताया था मैंने, क्या होता है log x प्लस c, ठीक है, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता था, तो अगर 1 अपॉन एक्स हमारे इंटीग्रल में लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा हमारा log x, तो बस वही हो गया, ये log x आया -2, यहाँ पर 1 है तो सिंपल यहाँ क्या आ जाएगा x आ जाएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट तो आता ही है हमारे पास, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट लिख लिया, ये मैं माइनस पता नहीं कहाँ माइनस में मिस्टेक हो रही है, देखो यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे फिर मैंने माइनस लिख दिया, कोई नहीं, आपने नहीं करनी मिस्टेक्स, ठीक है, मेरे से हो जाती है जल्दी में, ठीक है, बाकी आपने नहीं करनी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, आपने देखा क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले माइंड में है, मेथड पता है कि कैसे करने हैं सॉल्व, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करवा देते हैं, इसी वीडियो में करवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन ये है हमारे पास, तो सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, x² है ना तीनों के डिवीज़न में, तो सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, करते हैं। ये तो सब आप लोग कर लोगे पता है मुझे, बट फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ, ठीक है। x² अपॉन x² -4 अपॉन x², और यहाँ पर क्या आ गया dx, ठीक है। यहाँ पर क्या बचना है, सिंपल x, यहाँ पे क्या बचना है 5, ठीक है, यहाँ पे क्या बचना है -4 अपॉन x² dx, ओके। फिर यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, x dx कर लिया प्लस 5 dx कर लिया एंड -4 बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, 1 अपॉन x² कर लिया dx हो गया, ठीक है। अब हमें पता है जर्नल्स जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वही यूज़ करेंगे, यहाँ पे पावर 1 है तो पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, अपॉन 2 आ जाएगा, सिंपल। फिर 5 है, 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल x होता है, वो लिख लिया, ठीक है, बट 5 तो बाहर था, वो लिख लिया 5 हमारा, ठीक है। अब -4 है, अब देखना 1 अपॉन एक्स है ना, तो 1 अपॉन एक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -2, और सॉरी x² है ना, 1 अपॉन x² को हम x⁻² लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का जैसी फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, सिंपल यहाँ से x -1 अपॉन -1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं -1 अपॉन x, ये लिख सकते हैं, ठीक है, -1 अपॉन x लिख सकते हैं, ठीक है, बता दिया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, आपको पता है फिर भी बता देती हूँ तो सही रहता है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब आपने देखा हमारा क्या आ रहा है, इस टर्म का इंटीग्रेशन, मतलब इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है ना इंटीग्रल, ये आ रहा है, क्या आ रहा है -1 अपॉन x आ रहा है, तो माइनस साइन तो पहले से ही है, तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, +4 और अपॉन में क्या आ रहा है x आ रहा है, x लिख लिया, आर्बिट्री कांस्टेंट तो लिखते ही हम लास्ट में वो लिख लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन है x³ + 3x + 4 डिवाइड बाई √x dx, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई ही कर लेंगे, सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x³ अपॉन √x, ठीक है, प्लस 3x अपॉन √x
प्लस 4/√x और dx, ये लिख लिया। अब √x का मतलब क्या है, पावर हाफ है हमारी, x⁻½ है, ठीक है, ऊपर भी x का टर्म है, नीचे भी x है, पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 तो है पहले से, -½ आ जाएगी, ठीक है, ये वाली पावर, ठीक है। फिर +3 लिखा, x⁻, ऊपर तो 1 है पावर, 1 लिख लिया, ये वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो -½ हो जाएगी, वो लिख लिया। फिर 4x⁻⁻², ये हो गया dx। कुछ नहीं, जब बस जर्नल सिंप्लीफिकेशन है, इंटीग्रेशन तो करना आता ही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम टर्म्स को सेपरेट भी कर लेंगे साथ ही साथ, ओके। तो अब क्या हो जाएगा देखना, 6 क्या आएगा, सिंपल 5/2 आएगा dx, प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ 2 1 = 2, -1 क्या आ जाएगा, x⁻1/2 dx, ये आ गया। प्लस 4 है, 4 बाहर ले लिया, और x⁻−½ dx, ये आ गया, ओके। अब बस जो फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन का, वही यूज़ कर लेंगे। जैसे यूज़ करेंगे, 5/2 + 1 क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 1 = 2, 7 मतलब 2 + 5 7/2, 7/2 पावर में भी आएगा और डिवीज़न में भी आएगा, तो लिख लिया हमने 7/2। और यहाँ पर अगर देखो बच्चों, यहाँ पर x⁻7/2 और 7/2 ये लिखा हुआ है ना, आपने पता है 2 यहाँ पे फ्रंट में आ जाएगा, 7 में रहेगा, तो 2/7 ऐसे आ गया, ओके, ये लिख लिया। फिर 3 तो हमारा पहले से है ही, 3 को अभी रहने देते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं। जैसे हम इसको करेंगे तो हमारे पास देखो, जैसे हम इसको करेंगे तो x⁻1/2 + 1 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x⁻3/2 ये आएगा। फिर 2 हमारा फ्रंट में आ जाएगा, 2x⁻3/2 आएगा, बट 3 हमारा पहले से है यहाँ पर, चलो कोई नहीं, 3 है पहले से, 3 लिख लिया। फिर कितना आ रहा है, 2/3 ये आ रहा है, और x⁻ कितना आ रहा है, 3/2, वो लिख लिया, ओके। फिर 3 से 3 कैंसिल कर लेंगे अभी, ठीक है। फिर अब यहाँ पे 4 को करेंगे, मतलब 4 नहीं, क्या है हमारा, -½ तो -½ को जैसे ही करोगे ना, प्लस +½ आ जाएगा, +½ कैसे आएगा देखना, x⁻−1/2 + 1 करोगे तो क्या आएगा, नीचे भी हो जाएगा 1/2 + 1, ठीक है। तो x⁻2 मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, और नीचे भी अब 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ 2x मतलब ये आया 2x⁻1/2 मतलब पॉजिटिव आ गया, और 2 आया है, 4 पहले से है, 2 इसके साथ आया, 4 पहले से है, तो 8 हो गया। और x⁻½ को क्या लिखते हैं, √x लिखते हैं, लिख दिया, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c लगा दिया, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सही से लिख लो, आंसर तो यही है बट थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, 7/2 प्लस 2 × x⁻3/2 प्लस 8√x + c, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखा, बहुत जल्दी से सॉल्व हो गया। कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन तो हमें करना आता ही है, लास्ट में सिंप्लीफाई करके लास्ट में हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ कर देना है, बस आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा सॉल्यूशन नंबर 13, ठीक है। तो क्वेश्चन ये गिवन था हमें, x³ - x² + x - 1/x - 1 dx, ठीक है। अब सिंपल हमें दिख रहा है कि ऊपर से हम कुछ कॉमन लेंगे टर्म्स, तो हो सकता है x - 1 हमारा कैंसल्ड आउट हो जाए, ठीक है। तो हम 2 के पेयर बना लेंगे, एक यहाँ पे और एक ये, ठीक है। तो इस वाले टर्म से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इस वाले टर्म से हमारे पास x² कॉमन आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। हमने x² कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x - 1 बचेगा, वो लिख लिया। प्लस यहाँ से हमारे पास इस टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ से x - 1 ये भी बचा, अपॉन x - 1 ये लिख लिया dx। अब x - 1 पूरे टर्म, इस पूरे टर्म से x - 1 कॉमन आ रहा है, वो x - 1 एक ब्रैकेट में आ गया, और एक ब्रैकेट में आ गया x² + 1, वो लिख लिया, अपॉन x - 1 dx। तो आपने देखा हमारा ये तो कैंसिल ही हो गया। वो डराने के लिए क्वेश्चन बड़ा सा बना देते हैं, जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो आराम से सिंप्लीफाई हो जाता है, और फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या फंक्शन आ गया, x² + 1 dx, ये आ गया।
हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स ये हो गया प्लस 1 डी एक्स, इसको कर लिया। फॉर्मूला जैसे यूज़ हो जाएगा तो क्यूब अपॉन 3 आएगा। हमें तो पता ही है 1 का इंटीग्रल, मतलब 1 का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स होता है प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी तो आता ही है। ठीक है, तो देखा बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। आराम से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में भी क्या है, ये फंक्शन गिवन है 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। सबसे पहले तो हम रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे इस ब्रैकेट में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 में करेंगे तो रूट एक्स ही आएगा, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे साफ साफ रहेगा ना। यहाँ पे देखो एक्स की पावर 1 है, फिर रूट एक्स भी आ जाएगा तो प्लस पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड होती हैं, हमने ऐड कर लिया तो एक्स के कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो बस हमारा एक्स आ गया -3/2 और ये क्या लिखा है डी एक्स। इसको हम पावर हाफ कर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे ना तो पावर्स के फॉर्म में ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे +1 करोगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा, x⁻³ आएगा। ठीक है, चलो यहाँ भी लिख देते हैं, प्रॉपर लिख देते हैं। ठीक है, फिर बाद में करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जैसे आप x3/2 + 1 करेंगे ना तो 5/2 आ जाएगा, यहाँ भी 5/2 आ जाएगा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब ये वाला 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो x3/2 अपॉन में 3 आ गया, माइनस ये वाला 2 फिर से ऊपर आ जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, ये x⁻5/2 प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखा बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में भी कुछ नहीं है, वही सिंप्लीफिकेशन करना है, पावर्स आ जाएंगी कुछ 7/2/5 समथिंग, वो अजीब सी पावर दिखती है ना देखने में, वैसी ही पावर्स बन जाएंगी, फिर सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। क्वेश्चन गिवन है रूट एक्स ब्रैकेट में है 3x² + 2x + 3 dx। ओके, ये गिवन है। अब हम सबसे पहले तो हमारा क्या है, सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, रूट एक्स का मतलब x⁻1/2, तो 1/2 पावर यहाँ इसमें भी ऐड हो जाएगी, इस x में भी ऐड हो जाएगी, यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, बस वही कर रहे हैं, ये 3 है, 3 लिख लिया, x की पावर 2 तो है पहले से, ये वाली पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स हमारी ऐड हो ही जाती हैं। ठीक है, यही होगा ना। ठीक है, फिर प्लस हमारा 2 आ गया, फिर ये x⁻1 तो है ही, और ये हमारा क्या हो गया 1/2 हो गया। ओके, ये dx कर लेते हैं, dx लिखना भूल गई। ठीक है, प्लस और यहाँ 3x⁻1/2 dx। ओके, ये लिख लिया। अब बस सॉल्व करना स्टार्ट कर लेंगे। 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर ले लो। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x⁻2 2 4 और एक 5/2 आया, dx 2 तो इसमें पहले से ही लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना आ जाएगा x⁻3/2 आ जाएगा, 2 1 2 + 1 3। ठीक है, 3 ले लिया बाहर, x⁻1/2 dx। अब तो आप लोग कर ही लेंगे, ईजी हो गया ना। अब हमें पता ही है यहाँ पे क्या आएगा, +1 जैसे ही करेंगे तो क्या आएगा 7/2 आएगा, x⁻7/2 आएगा। चलो यहाँ भी ऐसे ही लिख देते हैं, प्रॉपर कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन हमने प्रॉपर कर लिए, 2 लिखा। अब यहाँ पर आप जैसे फिर से +1 करेंगे तो क्या आएगा, x⁻5/2 आएगा, 5/2 लिख लिया, प्लस 3 लिख लिया। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, x⁻3/2 और 3/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आ गया। ठीक है, क्यों आया है c, वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही तभी बताया था, क्योंकि c इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। ठीक है, तो हमने ना 10 c नहीं लिखने, एक ही फाइनल c लिख देना है, क्यों, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, इसलिए अब b वाला 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 6/7, x⁻7/2 प्लस फिर 2 2 4/5, x⁻5/2। फिर यहाँ से क्या, अब देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास फ्रंट में, x⁻3/2 प्लस c, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, समझना था ही नहीं, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस थे ये। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ, ठीक है। वहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाएंगे, तो कोशिश ये करना ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने इंटीग्रल के फॉर्मूले बताए थे वो लर्न कर लेना, या फिर आपकी बुक में भी हैं, फ्रंट पेज में ही लिखे हुए हैं, इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है, ताकि मैं जो क्वेश्चंस करूँ आप तुरंत के तुरंत समझते जाएं और पेन कॉपी लेकर बैठे खुद से करते भी जाएं, तो प्रैक्टिस भी हो जाती है, समझ में भी आ जाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।